अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान परवशा सईद। ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के एक बहुत ही स्पेशल स्टार सिबगतुल्लाह ताहिर मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 75th पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। सिबगत पाकिस्तान में पंजाब से और नारोवाल से बिलोंग करते हैं। आइए हम सिबगत से उनकी कामयाबी के इस सफ़र के बारे में कुछ जान। अस्सलाम वालेकुम सिबगत। वालेकुम अस्सलाम। सिबगत, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। आपने माशाल्लाह से CSS का एग्ज़ाम पास किया और आपकी एलोकेशन भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई। तो जिस ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई, आप उस ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं भी एलोकेट नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो कंसिडरिंग दैट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं एलोकेट हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। सिबगत, आपकी फैमिली का और आपका अपना रिएक्शन क्या था जब आपका ये फाइनल रिजल्ट आया? खुशी हुई ऑब्वियसली, जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सारे किसी टॉप ग्रुप में, जिस तरह सारे कोई पैस के लिए एस्पायर कर रहा होता है, कोई पुलिस के लिए एस्पायर कर रहा होता है, उसमें तो नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा था, सारे घर वाले खुश थे, अम्मी अब्बू भी खुश थे, बहन भाई भी खुश थे, काफ़ी इंजॉय किया रिजल्ट को भी और काफ़ी खुशी हुई। ठीक है। सिबगत, हमारे देखने वालों को थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैंने मैट्रिक और FSC की थी पाक इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस्लामाबाद से। ठीक है। और उसके बाद मैंने मेडिकल के लिए बेसिकली जाना चाहता था, लेकिन मेडिकल मैंने फिर छोड़कर मैं इधर आ गया, BBA की तरफ आ गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। नस्ट के बिजनेस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। 4 साल डिग्री करने के बाद मेरा प्लान था CSS करने का, लेकिन थोड़ा लेट था। लेकिन फिर वो मुझे जल्दी करना पड़ गया, क्योंकि मेरा एक फ्लो बना हुआ था, रिदम बना हुआ था पढ़ने का। मैंने सोचा साथ ही वो भी कर लिया। ठीक है। मतलब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के फौरन बाद CSS की तैयारी शुरू कर दी थी? डिग्री कंप्लीट करने के महीने एक बाद मैंने शुरू कर दी। ठीक है। जॉब वगैरह कोई आप साथ कर रहे थे या बस CSS? नहीं, उस दौरान मैं काम कोई नहीं कर रहा था। उस दौरान मैं डेडिकेटेड होकर सिर्फ CSS की तैयारी कर रहा था। ठीक है। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली शकरगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से। मेरे अब्बू इस्लामाबाद आ गए थे इन 1994। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया और आज माशाल्लाह उनका एक अच्छा बिजनेस है। और मेरी पैदाइश वैसे लाहौर की है। ठीक है। और मैं भी इस्लामाबाद में पला बड़ा, मतलब मेरी सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजरी है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ, सारे बहन भाइयों की भी। ठीक है। तो इस्लामाबाद में ही सारी स्कूलिंग करने के बाद इधर ही मैंने जो भी किया वो अभी तक। ठीक है। तो इसके बाद आपके जो फादर हैं, जैसे आपने बताया कि वो भी बिजनेसमैन हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो भी बिजनेस का था, तो CSS का ख्याल कहाँ से आया? वो इंस्पिरेशन या उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? बेसिकली हमारी फैमिली में ना सारी बिजनेस की तरफ आए हुए थे। ठीक है। तो वो एक ना सारे एक ही तरफ चल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए ना। ठीक है। कि ठीक है बिजनेस तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने कहा व्हाई नॉट डू समथिंग कि जो थोड़ी और मुश्किल है, जो लोग समझते हैं कि और मुश्किल है, ठीक है, उसकी तरफ देखा जाए कि क्या मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। तो कंसिडरिंग दैट मैंने कहा कि बिजनेस ठीक है, लेकिन कुछ और मैं अपने लिए कुछ करता हूँ, मतलब खुद से कुछ करता हूँ। तो उस दौरान फिर CSS मैंने कहा इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी, बंदा CSS के लिए अटेम्प्ट दे। डिग्री मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी, 6 महीने एक मेरे पास थे, तो मैंने कहा चलो तैयारी करके देते हैं। तो वो अल्लाह करना ये हुआ कि टाइम और बढ़ गया, क्योंकि MPT इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मुझे और टाइम मिल गया तैयारी करने का। तो फिर मैंने कहा कि चलें भाई एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट देते हैं तैयारी करके। तो मैंने बस उस चक्कर में एक अटेम्प्ट दे दी कि देखते हैं क्या आउटकम होगा उसका। लेकिन आपने पहले ही अटेम्प्ट में ही माशाल्लाह से जो है उसको पास भी कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप थ्रू आउट अपने एजुकेशनल कैरियर में भी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। मैं FSC तक अच्छा स्टूडेंट था। उसके बाद थोड़ा सा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जब स्विच किया मेडिकल से बिजनेस की तरफ, तो मैथ्स वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस होते हैं, कैलकुलस इंटीग्रेशन टाइप टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो वो मुझे उससे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं थी, वो मेरे लिए बहुत नए थे, जिसकी वजह से मेरे एकेडमिक्स को थोड़ा नुकसान पहुंचा। मतलब मैं कोशिश करता था पढ़ लूँ इनको जितना अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एक बंदा जो कि मैथ्स पढ़ कर आया और जो नहीं पढ़ कर आया उसमें बहुत फ़र्क होता है। इस तरह इसके अलावा फाइनेंस अकाउंटिंग टाइप टॉपिक्स थे जो बहुत एक्सटेंसिवली मैथ्स रिलेटेड थे, तो उनमें मुझे थोड़ा मसला होता था। तो ओवरऑल उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एकेडमिक्स बुरा हुआ। यूनिवर्सिटी में इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिहाज से वो थोड़ा बुरा हो गया। ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक रिकवर कर लिया था काफ़ी हद तक, तो उसके बाद CSS के लिए। ठीक है। तो जब आपने CSS की तैयारी को स्टार्ट किया, से जो आपने ऑप्शनल्स अपने रखे, जैसे IR है, US हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और बिजनेस ऐड एक आपके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैच कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने किन बेसिस पे सिलेक्ट किया था? अगर IR से स्टार्ट करें तो IR मैंने प्योरली इंटरेस्ट बेस पे किया था, क्योंकि मेरी छोटी बहन IR की डिग्री कर रही थी उस टाइम पे।
तो उनकी बुक्स वगैरह देखना, उनसे टॉपिक्स वगैरह देखना, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे कभी कभी। तो आईआर तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर मैं करूँगा तो आईआर में रखूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सच मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, तो इसलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। आईआर का ये था कि मैंने देख ली चीज़ें, तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये कर लें। ठीक है। क्रिमिनोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस भी मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि साइंस से मुझे दिलचस्पी थी और साइंस मेरी अच्छी रही थ्रू आउट द करियर एकेडमिकली, तो वो भी मैंने इसलिए रख लिया। क्रिमिनोलॉजी के मैंने स्कोरिंग ट्रेंड्स देखे और सिलेबस देखा कि ये सिलेबस क्या है और किस तरह पढ़ा जा सकता है, तो वो मुझे आसान लगा। बिजनेस साइड मेरी डिग्री से रिलेट कर रहा था और यूएस हिस्ट्री जस्ट ड्यू टू द फैसिनेशन टुवर्ड्स हिस्ट्री मैंने वो रख लिया। ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपकी साइंस जो है वो अच्छी है, तो आपने फिर इन्वायरमेंटल साइंस में भी अच्छा स्कोर लिया हुआ और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो कंपलसरी का सब्जेक्ट है आपका बड़ा अच्छा स्कोर आया, 80 स्कोर है। तो आप हमारे देखने वालों के साथ इस स्कोर के बारे में आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो शेयर करें कि आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कैसे प्रिपेयर किया था। जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैंने प्योरली नोट्स से जो कि मैंने क्लासेस के ज़रिए बनाए, ठीक है, नंबर 1 उनसे किया था, और नंबर 2 यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड ने रेफर की थी कि नोआ की ना जो जनरल साइंस की बुक है वो ले लें, ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक टॉपिक्स अच्छे कवर हुए हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं भी मिलता तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो प्योरली नंबर 1 तो क्लास के नोट्स थे मेरे, जो कि इतने ज़्यादा थे भी नहीं कि मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा थे और बहुत लंबा चौड़ा था, नहीं। इवन जब मैंने रिवीजन करनी थी तो मैंने पेपर से एक दिन पहले ही रात को रिवीजन की थी, मुझे पता था कि ये बहुत थोड़े हैं, ये हो जाएंगे आराम से। उसके अलावा बुक से जो टॉपिक्स मुझे लगता था, पास पेपर्स निकाल के मैंने देखा कि आया ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है जो कि नोट्स में फॉलो हो रहा है या कुछ चेंज है। अगर कुछ चेंज होता था तो मैं वो बुक से पढ़ लेता था, तो उससे मेरा नॉलेज बेस तकरीबन कंप्लीट हो गया था। ठीक है। एसए की तैयारी और प्रेसी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुश्किल भी समझे जाते हैं सीएसएस के कंपल्सरीज में, तो आपने कितनी प्रैक्टिस की थी अपने एसए की आउटलाइन सारा लिखने में और कितने एसे लिख के चेक कराए थे? एसए के लिए मैंने अगेन नोआ से क्लासेस लेना शुरू की थी। जब उन्होंने शुरू की क्लासेस तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है। मुझे बस इतना पता था कि 10 एसेज होते हैं जिनमें से आपने कोई एक करना होता है, और वो भी मुझे ये लगता था कि शायद ही किसी को करना आता हो कंसिडरिंग के टॉपिक्स कितने डाइवर्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने नंबर 1 एसेज की कैटेगरीज से शुरू किया कि कौन कौन सी होती हैं, सर से तैयारी की इधर। उसके बाद हमें शुरू में सर ने एक एक पैराग्राफ करके लिखवाना शुरू किया, थीम स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद उन्होंने हमारे जब एसेज चेक करना शुरू किए, थोड़े थोड़े पेपर्स हुए, यहाँ पर आउटलाइंस लिख कर मैंने दिखाई थोड़ी सी कि आउटलाइंस ठीक है या नहीं है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिख के चेक करवाए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स लिख के चेक करवाए, और उसके साथ साथ एक सर ने हमें कहा फैक्ट बुक बना लें। अब मेरा फैक्ट बुक से ये था कि मैंने फैक्ट बुक बिल्कुल एंड पर बनाई थी, क्योंकि मुझे ये था कि इन्फॉर्मेशन रिटेंशन में ना, लिखी हुई इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में थोड़ा सा मसला था, तो मैंने एंड पे बनाई ताकि मैं जितना पेपर्स के करीब जाके बनाऊंगा मुझे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। तो मैंने वो एंड पर बना ली थी और उससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प हो गई थी एसए में। प्रेसी की बात करें तो प्रेसी भी जिस तरह हमें सर ने पढ़ाया, जिस तरह एफएससी लेवल पर आप पढ़ते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा कंपेटिटिव होता है यहाँ पर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है और प्रेसी कैसे करनी है। तो वो स्ट्रक्चर आप एफएससी वाला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो गाइडेंस होती है वो आप किसी प्रॉपर टीचर से ले रहे हैं कि सीएसएस की क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आपकी बातों से और जैसे आप बता रहे हैं कि आउटलाइन या पैराग्राफ सर आपने चेक कराए थे, तो इससे लग रहा है इस वक्त कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी थी। तो किसी भी सीएसएस एस्पायरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस का होना, और जो मॉक्स दिए जाते हैं वो मॉक्स देना कितना इंपॉर्टेंट है, जो एकेडमी वगैरह में मॉक्स होते हैं? राइटिंग प्रैक्टिस होना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो आपने ये गेज करना है कि आपने 20 मार्क्स में लिखना क्या और कितनी देर में, टाइम किस तरह लोकेट करना है। तो अगर आप ये देखेंगे कि मेरे पास 20 नंबर का एक सवाल है और मैं उस पर 8 पेजेस लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो दैट वुड बी अ बैड स्ट्रेटजी, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि आपने 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आपके पास मटेरियल अच्छा है, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल ठीक है, राइटिंग स्पीड आपकी कम है, तो ट्राई टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल। राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, आपके पास स्किल भी एक चीज़ है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग अगर इस्लामाबाद वगैरह से आते हैं या इवन लाहौर, बड़े शहरों से आते हैं, तो उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की प्रैक्टिस होती है पहले से ही। वो काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, वो गांव वगैरह से आते हैं, तो वो नहीं कर पाते इस तरह की चीज़। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में आपने कम्पीट करना सारों के साथ, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर की यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा बढ़ के आए होंगे। ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो करें। इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में जो लोग पढ़ते हैं उनकी कंपैरेटिवली उनकी निस्बत बेहतर होती है राइटिंग, तो वो उसको ईजीली केटर कर पाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस करें, दोनों करें, लेकिन एक के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, एक के लिए थोड़ी मेहनत उसमें करना कम होती है।
तो टाइम डिवाइड करके राइटिंग पे भी मेहनत करें, मटेरियल पे भी मेहनत करें और टाइम पर भी मेहनत करें। ठीक है। सिबगत, आपका ना इस्लामियात में भी अच्छा स्कोर है और नॉर्मली CSS में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस्लामियात में फेल भी होते हैं, तो आपने इस्लामियात, मुझे एक तो ये बताएं कि आपने इसको इंग्लिश में ऑप्ट किया था या उर्दू में ऑप्ट किया था, और दूसरा आपकी इस्लामियात की स्ट्रैटेजी क्या रही? मतलब जैसे कहा जाता है कि बहुत अहादीस आपको याद होनी चाहिए, आयात याद होनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे देखने वालों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस्लामियात मैंने इंग्लिश में ऑप्ट की थी क्योंकि मैं थ्रू आउट इस्लामियात इंग्लिश में ही पढ़ता आ रहा था। और उसके बाद नंबर 1 के पेपर्स में स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं और फेल हो जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस्लामियात में फेल होते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है जो मेन वजह ये है कि स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन को सही तरह समझते नहीं हैं। ठीक है। अगर कुछ मांगा जा रहा है, अक्सर स्टूडेंट के पास मटेरियल कम होगा, लेकिन स्टूडेंट के पास हदीसें और आयतों का ना बहुत ज़्यादा ज़खीरा होगा। ठीक है। तो वो उससे पेपर भर देते हैं, 2 लाइनें लिखने के बाद एक हदीस, 2 लाइनें लिखने के बाद एक हदीस या आयत। तो मेरी तैयारी इस तरह की थी कि मैंने इधर जो अकेडमी से नोट्स बनाए वो बनाए, लेकिन वो इस तरह के थे कि उसमें फिलअप हमने खुद करना था। हमें सिर्फ हेडिंग्स या छोटा छोटा मटेरियल दे दिया जाता था कि आप ये, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम ऐसा है कि आपको हर चीज़ स्पून फीड नहीं की जा सकती। ऐसा ये रिसर्च आपने अपनी थोड़ी करनी होती है। एग्जैक्टली। आप इंटरनेट पर जाएं, आप बुक्स पढ़ें। अब हम लोगों को 2 बुक्स रेफर की सर ने, डॉक्टर हमीदुल्लाह की थी और एक और बुक थी, उसका मुझे अभी नाम भूल रहा है। ठीक है। 2 बुक्स थी जो उन्होंने हमें रेफर की कि आप इनसे पढ़ें, इनसे आप टॉपिक्स निकालें, इनसे डाटा निकालें, आपको कोई आयत हदीस इससे रेफरेंस में मिलती है वो निकालें और उसके बाद चेक करवाएं, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद के मॉक्स सही तरह दिए थे तो वो मैंने चेक भी करवाए थे। पहली बार इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर सर ने मुझे बताया कि अच्छा ये इस तरह नहीं, इसको आप इस तरह अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने पेपर का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, और उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके सिर्फ हदीसें और आयतें लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे, आपने उसके साथ कोई सब्सटेंशियल मटेरियल भी डालना है ताकि एग्जामिनर को उसके साथ आपकी आयतों और हदीसों के साथ उसकी सपोर्ट मिले, जिसके बाद वो आपको इजीली मार्क कर सके। ठीक है। अच्छा सिबगत, आपके जो कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपने रिसर्च की, जैसे आप बता रहे हैं कि कंटेंट पहरा इकट्ठा करना होता है या नोट्स वगैरह उसमें से बताने होते हैं, तो कोई ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज जो हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर करना चाहें जहाँ से आपने अपना डेटा कलेक्ट किया था? ऑनलाइन सोर्सेज में यूट्यूब और वेब सोर्सेज दोनों हैं। ठीक है। यूट्यूब पे नॉर्मली वॉक्स की मैंने वीडियोस देखी, कुछ ओवर सिंप्लीफाइड हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर मैंने IR की तैयारी करनी है तो कुछ ना कार्टूनिक हिस्ट्री की ना स्केचेस होते हैं बेसिकली, वो उनसे याद करना आपके लिए आसान होता है कि क्या इवेंट कब हुआ, वो सोर्सेज हैं। उसके अलावा अगर आप वेब पे चले जाएं तो आपके पास पाइट के सोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के हैं, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। ये सारे रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, इन पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की होती है लोगों ने, तो आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है उनमें से। ठीक है। चलें, अब आपके रिटर्न के हवाले से हमने काफ़ी डिस्कशन की, अब आपके इंटरव्यू के जाने बात हैं। तो सिबगत, आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट था FPSC के साथ और जो आपका फाइनल इंटरव्यू था, मेन इंटरव्यू, उन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? साइकोलॉजिकल असेसमेंट में पहले तो ज़ाहिर बात है इस बार 2 दिन का होता था, पहले इस बार 1 दिन का हो गया था। ठीक है। तो जाकर नॉर्मली सारी एक्टिविटीज़ की जो वो करवाते हैं, उस दौरान तो ऑब्वियसली हमें कोई फीडबैक नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने सारी एक्टिविटीज़ की सुबह 10 बजे शुरू करके दोपहर 1-1:30 बजे तक। ठीक है। और वो सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद उन्होंने हमें थोड़ी सी ब्रेक दी कि अब आप जाकर रेस्ट कर लें। एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी थी, जिसमें कलरिंग थी, ड्राइंग थी, सेंटेंस कंप्लीशन थी, इस तरह की चीज़ें थी और ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। इंटरव्यूज़ में उन्होंने हमसे मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या प्रोफाइल बनी उनके सामने, क्योंकि उनके पास हमारी सारी प्रोफाइल सामने पड़ी हुई थी। उन्होंने उसके मुताबिक हमसे क्वेश्चंस किए और उन क्वेश्चंस को अपनी तरफ से मैंने जितना हो सकता था अच्छे तरीके से कैटर किया। काउंटर क्वेश्चंस आए, उन्होंने थोड़े आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस पूछे, मैथ्स के सवाल जिस तरह पूछ लिए और करंट अफेयर्स के बारे में सवाल पूछ लिए। तो मेरा ख्याल है वो आपकी बेसिकली साउंडनेस ऑफ माइंड चेक करना चाहती है, आप कितने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जागे हुए हैं एक तरह से। ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था। ठीक है। ये आपका साइकोलॉजिकल का एक्सपीरियंस था। और मेन इंटरव्यू जो था आपका, उसका मेन इंटरव्यू मेरा रमज़ान में था, तो ऑब्वियसली एनर्जी थोड़ी डाउन थी सारों की। तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने बुलाया जब मुझे, तो एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट था। मतलब मैंने कभी इंटरव्यूज़ दिए नहीं इस तरह, तो मुझे जो एक दफ़ा एनवायरनमेंट मिला वो काफ़ी प्लेजेंट मिल गया। ठीक है। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, मेरी हाइट से शुरू किया और इस तरह करते कराते एक तो पैनलिस्ट ने मेरे से सवाल ही नहीं किए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरा कि मतलब क्यों उन्होंने मेरे से सवाल नहीं किए। ठीक है। लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड, कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ, जो सवाल आते थे उनके जवाब दिए।
जो नहीं आते थे 60-40 कह रहे हैं, 60% जवाब दिए, 40% ड्रॉप हुए। टाइम वाज हार्डली 24 to 25 मिनट्स। मतलब नॉर्मली इंटरव्यूज बहुत बड़े बड़े हो रहे थे जी। तो मेरा इंटरव्यू बहुत छोटा हुआ था, जो कि मेरे एक ज़हन में और बात बैठ गई कि इंटरव्यू बहुत छोटा हो गया, ये इस तरह क्यों हुआ है। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब सेट हो गया, ठीक हो गया। तो जब आपका इंटरव्यू हो गया, जैसे आपने कहा कि उस ज़हन में एक थोड़ा सा डर बैठा हुआ था, तो क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि मतलब मेरी एलोकेशन हो जाएगी, या थोड़े से डरे हुए थे कि पता नहीं हो पाएगी कि नहीं? मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट था कि मैंने जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं, इंटरव्यू मेरा सही हो गया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। और रही बात कि एलोकेशन हो जाएगी या नहीं, उसमें उम्मीद मेरी थी कि एलोकेशन हो जाएगी। अब कहाँ होगी ये अल्लाह ही, मतलब उस टाइम मैं सोचता था कि अल्लाह जाने कहाँ होंगी, लेकिन मुझे ये था कि हो जाएगी। ठीक है, तो आई वाज पॉजिटिव अबाउट दैट। अच्छा, अब हम थोड़ा जानेंगे नोआ के साथ आपके ताल्लुक़ के बारे में। सबसे हमें बताइए कि आपने नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी को कब ज्वाइन किया, और जो आपका ये पूरा CSS का जर्नी था रिटर्न से लेके फाइनल इंटरव्यू तक, इसमें आपको नोआ के साथ जो एक लर्निंग थी उसने कितना हेल्प आउट किया? नोआ मैंने ज्वाइन की थी जुलाई 2021 में, राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो उस टाइम तो मैं खुद भी उसको थोड़ा ऐसे ही ले रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम्स फरवरी में होने हैं, तैयारी हो पाएगी या नहीं। लेकिन हमारा पहला लेक्चर था सर फरीद के साथ। अब सर फरीद जो हैं वो मेरी बहन के टीचर रह चुके हैं पहले। ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा बताया हुआ था मेरी बहन ने कि सर फरीद बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब इंटरेस्ट आपका वो ले लेते हैं एक तरह से। तो वो क्लास जब मैंने ली तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब करंट अफेयर्स की मैंने ज़िंदगी में कभी क्लास ली ही नहीं थी। अखबार में पढ़ता था, लेकिन अखबार में बेस अपने लिए पढ़ता था बेसिकली, जो मुझे ज़रूरत होती थी। तो करंट अफेयर्स में जितना डीपली उन्होंने बताई हमें हर चीज़, तो उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स में डेवलप हो गया इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद हमारी सर अली के साथ क्लास हुई। सर अली ने भी काफ़ी हमारी अच्छे तरीके से क्लास दी, हमें एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, हमें पूरा सिस्टम ऑफ CSS के साथ इंट्रोड्यूस कराया एक तरह से, क्योंकि मैं तो एटलीस्ट नया था, मुझे इतना नहीं पता था कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। फिर सर बाबा खेल के साथ हमारी तीसरी क्लास थी। तो बेसिकली इन तीन पर्सनालिटीज़ ने ना नोआ की तरफ खींचने में काफ़ी किरदार अदा किया था। तो उसके अलावा जो है नोआ के साथ मैंने तैयारी की सारे 6 महीने, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक तैयारी की मैंने। और उसके बाद MPT इंट्रोड्यूस हो गया, तो फिर उन्होंने MPT की क्लासेस रखनी जो ऑलरेडी आ रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस थी शायद, ऑनलाइन क्लासेस थी, वो अटेंड की साथ में, MPT दिया, फिर उसके बाद पेपर्स दिए। पेपर्स के बाद सच में कट ऑफ हो गया क्योंकि मैं भी काम की तरफ चला गया। ठीक है। तो फिर जब रिजल्ट आया तो मैं दोबारा आया, तो उसके बाद दोबारा इंटरेक्शन हुआ था मेरा। ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपने इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने इधर ही से। ठीक है। तो जो इंटरव्यू की तैयारी आपने यहाँ से की, उसने आपको आपके फाइनल इंटरव्यू में हेल्प किया कुछ? जी बिल्कुल। इंटरव्यूज मैंने दिए थे नोआ के पैनल को बेसिकली, एक मैंने दूसरे पैनल को भी दिया था, लेकिन उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट में मैंने दे दिया था। ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि आप अपना नॉलेज ब्रश अप करें और इस तरह की चीज़ें, कि आप और चीज़ें पढ़ें, अभी आप बहुत बेसिक उस पर चल रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए नोआ के पैनल को, जिसमें सर फरीद थे, सर अली थे, सर बाबा खेल थे और सर अली मर्दान थे। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी हर चीज़ में। उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो डोंट गिव एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि आपने फाइनल इंटरव्यू को बेसिकली कैसे टैकल करना है। ठीक है। सिबगात, इंटरव्यू के एंड पे मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनके साथ अपनी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहें, या ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से कोई बात शेयर करना चाहें तो प्लीज़। मेरा बेसिकली एक एंड नोट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें। दिन में 24 घंटे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 10-12 घंटे पढ़ के जो है CSS की तैयारी करें। आप 8-8 घंटे में डिवाइड कर लें, 8 घंटे सोएं, 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि एक कमरे में बंद होकर पढ़ना शायद सारों को सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे सूट नहीं करता था। तो क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंस। लोग ऐसे भी होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ के कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं 10-12 घंटे करके पढ़ लेते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं 6-7 घंटे पढ़ के कर लेते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को जानें कि आप कितना इजीली नॉलेज गेन करके उसको रिटेन कर सकते हैं, और कितना फिर इजीली उसको पेपर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर आप एग्जॉस्ट हुए पेपर्स में जाएंगे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ के, तो आपकी एनर्जी लेवल वहाँ पे वैसे ही डाउन होगी। और मैंने देखा है लोगों को बेसिकली पेपर में जिनके हाथों से पेन गिर रहे हैं या जो डिजी से हुए हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और पढ़ाई पे फोकस करें। अभी जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई पे फोकस रहकर पढ़ाई करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फोकस के साथ पढ़ेंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें और आपका फोकस कभी कहीं हो कभी कहीं हो। मोबाइल डिवाइसेस से थोड़ी देर दूर रह के पढ़ लें तो वो और भी बेहतर है। नोट्स वगैरह
मेरे लिए बाय हैंड काम कर गया था, अगर किसी को डिजिटल काम करता है तो डिजिटल बना लें, लेकिन नोट्स ये है कि आपको रिविजन में एट द एंड बहुत मदद करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सिबगत, गुड लक इन योर फ्यूचर एंडियर्स। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ सिबगतुल्लाह ताहिर मौजूद थे, जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।